नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका स्टडी राइट बाय मनी पांडे क्लास में, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 46वां व्याख्यान है, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति जी के बारे में, राष्ट्रपति जी की जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी निकल कर आई हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को रिप्लेस किया है। और साथ ही यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ आपको वैसे भी जानना चाहिए कि किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक बात आपको समझा दें कि जो हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर शक्तियों का प्रावधान होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। चूँकि आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि सबसे ऊंचा पद यानी सर्वोच्च पद यानी महामहिम जो कहे जाते हैं वह राष्ट्रपति कहे जाते हैं, तो क्या इनके पास कोई शक्ति नहीं होती। इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और उन्हीं शक्तियों के बारे में हम आज के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और जानने का प्रयास करते हैं राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ हम देखें तो यहाँ पर निम्न शक्तियाँ हैं। कार्यकारी शक्ति यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आधिकारिक तौर पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे आईएएस होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं एवं अन्य अधिकारी होते हैं फाइनेंस रिलेटिव, यानी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अधिकारी होते हैं, तो उनसे संबंधित भी राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं। विधायी शक्तियों में हम देखें तो हमारी संसद होती है, विधानसभा होती है, राज्यसभा होती है, यह सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो विधायी शक्तियाँ भी इनसे रिलेटिव कानूनों में जो प्रावधान है उनसे संबंधित भी इनके पास शक्तियाँ होती हैं। वित्तीय शक्तियों की हम बात करें तो वित्तीय आपातकाल की बात होती है, जो कि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वित्तीय शक्तियाँ भी होती हैं, जो फाइनेंस रिलेटिव शक्तियाँ होती हैं। इनके पास कुछ ऐसे फंड होते हैं जो कि आपातकाल के समय जारी किए जाते हैं, तो इस प्रकार की हम वित्तीय शक्तियाँ भी इनके पास होती हैं। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो सबसे प्रमुख बात आपने एक चीज़ देखी होगी कि मूवीज़ में या फिर आपने चर्चा में सुना होगा कि किसी की फांसी की सज़ा को माफ़ कर देना भी किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो कुछ ऐसी न्यायिक शक्तियाँ जो कि विशेष रूप से किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। रणनीतिक शक्तियों में हम देख सकते हैं कि जब हमारा जो प्रधानमंत्री होता है किसी देश में विजिट करता है, तो यहाँ पर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वह अपने राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करता है, इसका प्रतिनिधि बनकर विदेशों की यात्रा करता है। तो रणनीतिक शक्तियाँ भी इसके पास होती हैं। एक बार और आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं और तीनों सेनाओं का हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि बिपिन रावत जी हुआ करते थे, जो कि इनके प्रमुख किसको माना जाता है, हमारे राष्ट्रपति जी को माना जाता है। सेना से संबंधित विशेष शक्तियाँ भी इनके पास होती हैं। तो आपने सारी शक्तियों के बारे में एक बार में जान लिया और इसके बाद हम देख सकते हैं कि इनकी जो जानकारी है उनको हम विस्तृत रूप से आगे अपने व्याख्यान में समझाएंगे। राष्ट्रपति के बारे में संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान के भाग 5 में आपको यहाँ पर संघीय कार्यपालिका की बात की जा रही है। तो संघ के अंतर्गत क्या आता है, जो भी हमारे संघ के अंतर्गत जो भी वो आते हैं पद आते हैं उनके बारे में राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाग 5 में इनकी चर्चा की जाती है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आपको याद रखना है। इसमें संघीय कार्यपालिका के प्रावधान रखे गए हैं और राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। यह संघीय कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री की कैबिनेट मंत्री तथा अटॉर्नी जनरल आते हैं। यह सब संघीय कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं और इनमें से राष्ट्रपति जी सबसे प्रमुख होते हैं और इसके अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में। कार्यकारी शक्तियों को हम देखें तो कार्यकारी शक्ति होने के कारण राष्ट्रपति राज्यों के कार्यों में हिस्सा लेते हैं। यानी जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जैसे कि कहीं पर जैसे कि केंद्र द्वारा किसकी नियुक्ति कराई जाती है, आईएएस आईपीएस की नियुक्ति कराई जाती है, और वो जाकर कहाँ बैठते हैं, राज्य में होते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर राज्यों में कार्य होता है। और इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के या केंद्र का एक नुमाइंदा हर राज्य में बैठा होता है, जिसे एलजी या गवर्नर कहा जाता है। तो उसके द्वारा प्रशासन की जानकारी ली जाती है और सारी जानकारियाँ जो कि उस राज्य से संबंधित होती हैं वह राष्ट्रपति व केंद्र सरकार को देता है। आगे देखते हैं।
संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह भी संसद के प्रमुख अंग माने जाते हैं। जिस प्रकार की लोकसभा व राज्यसभा होते हैं, जिस प्रकार की पूरी लोकसभा के पास पावर होती है, राज्यसभा के पास पावर होती है, उसी प्रकार तीसरा अंग राष्ट्रपति भी होते हैं। संसद के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों को कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। यानी संसद के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं और अन्य अधिकारी होते हैं, इन सभी अधिकारियों को कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है, जो कि किसके अंडर आते हैं? राष्ट्रपति जी के अंतर्गत आते हैं। राज्य के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री भले ही कोई कार्य करता हो, लेकिन जो कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन की महारानी होती है उससे राष्ट्रपति जी की तुलना की जाती है। जिस प्रकार ब्रिटेन में जो पद है वह वंशानुगत हुआ करता है, उसी प्रकार के पद को हमने आगे रखा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च माना जाता है। आगे देखते हैं, इसलिए इन्हें देश का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता है। और उदाहरण के लिए आपातकाल लगाना भी इन्हीं के हाथ में होता है। जब देश में अव्यवस्थाएं होती हैं, विदेशी आक्रमण की स्थिति होती है और हम देख सकते हैं आंतरिक अशांति जैसी संभावनाएं होती हैं, किसी राज्य में विवाद होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी जो हम देख सकते हैं यहाँ पर संसद व विधानसभा के अधिकार को छीनकर यहाँ पर राष्ट्रपति जी द्वारा रूल किया जाता है और इनका जो प्रतिनिधि होता है गवर्नर के द्वारा यहाँ के निर्णय लिए जाते हैं, जो कि सीधे तौर पर राष्ट्रपति से सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जांच भी कर सकता है। यदि सरकार द्वारा बिल बनाए जा रहे हैं और हम देख सकते हैं कि बिल बनाने के बाद लास्ट में कहाँ पर जाता है? राष्ट्रपति जी के पास साइन होने के लिए जाता है। तो राष्ट्रपति जी उस बिल को ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे और उसमें जांच करेंगे यह संवैधानिक तौर पर सही है या गलत है। अगर संवैधानिक तौर पर सही गलत पाया जाता है तो उसको यह वापस कर सकते हैं। देश हित के कार्यों में सलाह देने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी समय समय पर यदि इनके द्वारा स्वयं से देखा जाता है कि किसी देश के हिस्से में कोई गलत बात हो रही है, किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, तो सलाह भी राष्ट्रपति जी के द्वारा दी जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन जो होता है वह दिल्ली व पांडिचेरी यानी 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर पाया जाता है, तो एलजी यहां पर पाया जाता है। तो इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर सीधे तौर पर राष्ट्रपति के समक्ष होते हैं, उनका अधिकार होता है, उनके द्वारा यहां पर प्रशासन किया जाता है। और एक बात यहाँ पर आपको बहुत ही प्रमुख तरीके से इस बात को समझना चाहिए कि जो SC/ST कम्युनिटी है, कितना ही इनके बारे में बदलाव किया गया, लेकिन हम देख सकते हैं कि यह आज भी बहुत ही पिछड़े हैं। इनकी स्कूली शिक्षा और भी मतलब कहीं से भी कोई बच्चा यदि निकल कर आ जाता है, टॉप भी कर लेता है या 12th में आ जाता है या ग्रेजुएशन कर लेता है, तो हम उसे अलग से देखते हैं कि यह अनुसूचित जाति से निकल कर आया है, अनुसूचित जनजाति से निकल कर आया है। तो इस प्रकार की बातें हमारे लिए रेयर होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों पर संसद द्वारा ज़्यादातर शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। यहाँ पर इनके लिए कानून बनाने के लिए, जैसे कि हमने 371 का नाम सुना होगा कि जो भी नागालैंड वगैरह जो यहाँ के क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इनको विशेष अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर जातियाँ व जनजातियाँ बहुत प्रमुख रूप से निवास करती हैं। तो इनसे रिलेटिव जो भी कानून होते हैं और संसद से ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। और इस मुद्दे में हम बहुत ही तारीफ करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी पार्टी के द्वारा, जिनके द्वारा इस प्रकार के जो राष्ट्रपति जी हैं उनको अपने पार्टी से आगे रखा गया और उनको निर्वाचित किया गया। अब हम देख सकते हैं कि इनकी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यह प्रयास करेंगे, जो कि इनके इतिहास में भी हमने देखा है कि इन्होंने राज्यपाल रहते हुए एवं शिक्षक रहते हुए भी बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और भविष्य में इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नियुक्तियों से संबंधित शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति किस किस प्रकार की नियुक्तियाँ करता है, कौन कौन सी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती हैं, वह यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति जी द्वारा कई नियुक्तियाँ की जाती हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। उनको ओथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है।
लोक सेवा अधिकारी यानी जो हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, एवं लोक लेखा परीक्षक जो कि कैग होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग कमीशन की नियुक्ति की जाती है। यानी यहाँ से आपको और अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि ऐसे बच्चे यहाँ से आते हैं, ऐसे वर्ग यहाँ से आते हैं कि जिनका एक बड़ा हिस्सा पिछड़ेपन का शिकार है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कहें, रोजगार के क्षेत्र में कहें, एवं अन्य क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रों में कहें तो यह बहुत ही पीछे है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके लिए एक आयोग गठित किया गया है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी आपने समझा होगा कि उसमें क्या किस प्रकार से बातें की गई थी। ऐसे वर्ग जो कि पिछड़ा वर्ग से निकल कर आते हैं और उनकी स्थिति अच्छी है, और एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ग आते हैं उनको क्रीमी लेयर से के अंदर रखा गया और कुछ के लिए बाहर रखा गया। तो इस प्रकार की बात भी यहाँ से निकल कर आती है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो इनके वेल्थफेयर के लिए, इनके विकास के लिए जो कमीशन बनाए गए हैं, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध बनाए रखने के लिए अंतर्राजकीय काउंसिल, यानी जब जैसे डिस्प्यूट होता है किसी नदी विवाद को लेकर, यदि डिस्प्यूट होता है जैसे कि मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य यदि कोई डिस्प्यूट हो रहा है, दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी मध्यस्थता कौन करता है? इनके बीच अंतर्राजकीय काउंसिल बनाई जाती है। उस काउंसिल के माध्यम से दोनों राज्यों के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, इनको बैठाया जाता है और इनके माध्यम से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियों को देखें तो कानून बनाने से रिलेटेड कौन कौन सी शक्तियां इनके पास होती हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी कानून पूर्ण रूप से तब तक नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति जी के साइन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि एक बार कोई भी कानून जब बिल के रूप में जाता है तो संसद, लोकसभा, विधानसभा, इन सभी से पास होकर जाता है तो लास्ट में जाता है राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी उसकी जांच कर सकते हैं। यानी कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति जी यहाँ पर साइन नहीं कर देंगे। समन बुलाना, यानी समन बुलाने का अर्थ होता है किसी को बुलावा देना या अपने सामने बुलाना। तो समन बुलाना, सभा को भंग करना, यानी जो सभा चल रही है किसी भी प्रकार वह अपनी मेजॉरिटी खो देती है, अपना बहुमत खो देती है, तो सभा को भंग करना। संयुक्त बैठक बुलाना, यानी दोनों सदनों को एक साथ बैठाना, जिसके प्रावधान 108 आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बारे में आगे हम भविष्य में अच्छे से चर्चा करेंगे। यह सब शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं। क्या? समन बुलाना, सभा को भंग करना, संयुक्त बैठक के प्रावधान जो कि 108 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, यह सब राष्ट्रपति जी की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। जो कि विधायी कार्य है, सभा भी विधायिका के अंतर्गत आती है। उनकी समन बुलाना यानी विधायी अधिकारियों को बुलाना, संयुक्त बैठक भी किसके अंतर्गत आती है? हमारी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। तो यह आपको याद रखना है। वर्ष की पहली बैठक, नई सरकार की बैठक भी राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है। जब वर्ष की पहली बैठक की जाती है और जब कोई नई सरकार बनती है तो उसकी पहली बैठक भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, और इसके बाद जो यहाँ का जो कार्य होता है वह कंटिन्यू रह जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में लोकसभा का कोई भी सदस्य इसकी अध्यक्षता कर सकता है। यानी यहाँ के सभी जो सदस्य होते हैं उनको पावर्स होती है कि वह निकल कर आ सकें और उपराष्ट्रपति के स्थान पर बैठकर जो कि है इसकी अध्यक्षता कर सकें। राज्यसभा 12 नामित सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो राज्यसभा में बैकडोर एंट्री जिसे कहा जाता है, नामित सदस्यों की नियुक्ति, जो व्यक्ति सीधे तौर पर कहाँ पर पार्लियामेंट या यहाँ पर हम कहें कि राज्यसभा में नहीं जा पाता है तो उसके लिए बैकडोर एंट्री का कार्य यहाँ से किया जाता है। हम देख सकते हैं कि विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को यहाँ पर नामित किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी को सीमित शक्तियाँ हैं। यानी यहाँ पर आप मनी बिल की बात करें तो मनी बिल 110 के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपको समझना चाहिए कि 11 लिख दिया और यहाँ पर आपने ये बना दिया तो आपका हो गया
मनी बिल MO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वित्त विधेयक जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को यहाँ पर साइन करने ही होते हैं, ना तो इसको वापस किया जा सकता है और ना ही अपने पास होल्ड कर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसकी सीमित शक्तियों के बारे में भी देखते हैं। किसी सदस्य को पद से हटाए जाने राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की सलाह ली जाती है। यानी यदि किसी सदस्य को जो भी पार्लियामेंट से अंतर्गत आता है तो उसको यह हटाना है तो इससे किसकी सलाह, चुनाव आयुक्त की सलाह लेकर उसको हटा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति जी संसद के द्वारा जो बिल आता है उसको पास कर सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं, वह अपने पास होल्ड कर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो शक्ति होती है बिल से रिलेटेड 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। यदि जैसे ही राष्ट्रपति जी के पास बिल आता है और उनके द्वारा देखा जाता है, उसकी जांच की जाती है, यदि वह बिल गलत पाया जाता है तो वो फिर से पार्लियामेंट को वापस कर देते हैं विथ रीजन के कि आप इसको सुधारिए, और इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद यह इसको रख भी सकते हैं और वापस भी कर सकते हैं और एक बार इसको साइन करके जारी भी कर सकते हैं कि हाँ सही है। आगे देख सकते हैं वित्तीय शक्तियों में हम देखें तो वित्त बिल को राष्ट्रपति के लिए पास करना ही होता है, जो कि हमने पहले बात की, जो कि 110 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसे ना तो यह होल्ड कर सकते हैं ना वापस किया जा सकता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। यानी जब वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो इसमें राष्ट्रपति जी की भूमिका होती है। आर्थिक सहायता आपूर्ति संबंधी कार्य राष्ट्रपति जी के द्वारा किए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 113 में किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक विशेष फंड होता है जो कि आपातकालीन स्थिति में जारी किया जाता है, तो उसे कहते हैं कंटिजेंसी फंड। यदि जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर त्रासदी आती है, अकाल की स्थिति आ जाती है और हम देख सकते हैं कोरोना काल जैसी समस्या आती हैं, तो यहाँ पर कंटिजेंसी फंड की बात की जाती है। तो कंटिजेंसी फंड आपातकालीन समय के लिए रखा जाता है। उसका नियंत्रण भी किसके पास होता है? हमारे राष्ट्रपति जी के पास होता है। आर्थिक सहायता आपूर्ति यानी किसी को ग्रांट देना, किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार से पैसे देना जो कि वापस ना आते हैं और सहायता करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना या फिर वेलफेयर की स्कीम वगैरह को आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार के कार्य अनुच्छेद 113 के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक सहायता आपूर्ति की बात, यहाँ पर ग्रांट की बात की जाती है। बजट से संबंधित शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के समक्ष होती हैं। यानी जब बजट पेश किया जाता है तो इससे संबंधित भी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं, जो कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में देखें तो राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम न्यायिक शक्तियों के बारे में देखें तो न्याय प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हमारे कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और कोर्ट में सबसे प्रमुख कौन होता है? तो कोर्ट में प्रमुख होते हैं हमारे न्यायाधीश। जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुए, तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसको शपथ दिलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी नियुक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकते हैं। यानी जैसे ही यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट को भी यह सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिसे पार्डन भी कहा जाता है। यानी क्षमादान की शक्तियाँ भी कई प्रकार से इनके पास होती हैं, जिनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। और जो कि फांसी की सज़ा होती है, उम्र कैद की सज़ा होती है, या किसी को पूरी तरह से रिहा कर देना, इस प्रकार की शक्तियाँ भी इनके पास होती हैं। जल, थल तथा वायु सेना का प्रमुख सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। यानी यह इनको चीफ ऑफ कमांडर भी कहा जाता है। तीनों सेनाओं का कमांडर इनके लिए कहा जाता है। हम आमतौर पर यह सुनते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति जी थे APJ अब्दुल कलाम, इनका एक सपना था एयरफोर्स में जाने का, लेकिन वह सपना तो किसी कारण उनका पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हम देखते हैं कि यह राष्ट्रपति जी जब बने तो यह तीनों सेनाओं के कमांडर हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रयास हैं आपको कहाँ तक ले जाते हैं आपको स्वयं भी नहीं पता। आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। अब रणनीतिक शक्तियों की जो डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटिव प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आप देखते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा की जा रही है, यूरोपीय यूनियन की यात्रा की जा रही है और विभिन्न देशों की जो यात्रा करते हैं और वहाँ पर जाकर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह होता है हमारा राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि बनकर यह जाते हैं और भारत देश को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं आपातकाल के इससे संबंधित जो शक्तियाँ होती हैं, आर्टिकल 352 कह लें, 356 कह लें। 352 नेशनल इमरजेंसी राज्य आपातकाल की बात 356 करता है, 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो इस प्रकार के आपातकाल लगाने के लिए भी राष्ट्रपति जी की पास शक्तियाँ होती हैं। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा विदेशी जो भी सेना के द्वारा यहाँ पर हमला किया जाता है तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अब एक प्रमुख पावर वीटो पावर के बारे में हम देख सकते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि जैसे ही यहाँ पर जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं वह वीटो लगा देते हैं और एक सदस्य की भी वीटो लगाए जाने पर वह बिल पास नहीं होता। जैसे कि यदि भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने की सिफारिश की जाती है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि चाइना द्वारा वीटो लगा दिया जाता है और यह बात आगे नहीं चलती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वीटो लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के समक्ष होती है। यानी जो राष्ट्र के लेवल पर हम वीटो की बात करें तो वह वीटो लगाने के पास राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि देश का कोई भी बड़े से बड़ा कानून राष्ट्रपति जी के द्वारा रोका जा सकता है। तो आगे हम देख सकते हैं जिसका प्रयोग राष्ट्रपति जी द्वारा किसी भी बिल को रोकने के लिए किया जा सकता है। यदि बिल कोई भी जल्दबाजी में या संसद से जल्दबाजी में पास करा लिया जाता है या गलत तरीके से पास कराया जाता है तो राष्ट्रपति इस पर वीटो लगाया जा सकता है। वीटो भी 4 प्रकार से लगाया जाता है। अब देख सकते हैं कि जो इसके वीटो के प्रकार हैं उनको हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एब्सोल्यूट वीटो, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रोक देना, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी जैसे बिल आता है सामने तो उसको पूरी तरह से भी यहाँ पर रोका जा सकता है। अब क्वालिफाइड वीटो, तो यह कॉन्सेप्ट भारत के परिप्रेक्ष्य नहीं है, इसलिए हम इसको बाद में समझेंगे जैसे ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे या वर्ल्ड जैसे कि हम जो कि वैश्विक संस्था हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे। सस्पेंसिव वीटो, इसके बारे में हम देख सकते हैं कि साइन न करके वापस कर देना है। यदि बिल राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो उस पर बिना साइन किए उसको वापस कर सकते हैं। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का अर्थ होता है पॉकेट, जैसे कि आपके जेब में आपके शर्ट में कोई जेब होगा, पैंट में जेब होगा, तो वहाँ पर आपके द्वारा कोई भी घर से आपको कोई जैसे बिल दिया, मान ली कि आपको बिजली ऑफिस में बिल भरने के लिए जाना है, आप उसको जेब में रख लेते हैं और उसका कुछ भी कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर इसी प्रकार का कार्य राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है कि बिल अपने पास होल्ड करके रख लेना। इसमें हम देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट बिल जो कि 1986 में आता है, तो इसे भी यहाँ पर क्या किया जा रहा था, इंडियन पोस्ट बिल को आप समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर लोगों की जो प्राइवेसी होती है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता आती है, तो उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। तो यहाँ पर इस बात को राष्ट्रपति जी द्वारा समझा गया और इनके द्वारा यहाँ पर रोक लगा दी गई, यानी वीटो लगा दिया गया और इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। तो इस प्रकार का उदाहरण आपके सामने है। तो इस प्रकार से यह वीटो लगा सकते हैं। संविधान संशोधन के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्वारा भी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर आपको क्या बात रखनी है कि कोई भी बिल आता है, नया बिल निकल कर आता है, तो यहाँ पर वह वीटो लगा सकते हैं। तो बिल पर तो इनकी पावर हो गई। अब यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि यदि कोई संशोधन होता है, पहले से ही संविधान में कोई भी आर्टिकल दिया हुआ है उसमें संशोधन किया जाता है, तो वह बिल की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को रखा जाता है, अतः यह वीटो के अंतर्गत भी नहीं आता। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि संशोधन में वीटो नहीं लगाई जा सकती और बिल में वीटो लगाई जा सकती है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिल क्या कहलाता है और संविधान संशोधन क्या कहलाता है। चूँकि आप यहाँ पर देखें कि जो संविधान संशोधन भी कहाँ से निकल कर आता है, एक बिल के रूप में निकल कर आता है। चूँकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई भी सहारा ले लिया गया, मान लो
यहाँ पर कोई बिल निकल कर आता है तो बिल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर कोई भी बात की जाती है। और संशोधन में आप बात करते हैं, जैसे कि आपने आर्टिकल 19 में कोई संशोधन करना है तो आप 19 को लेकर आएंगे कि इसमें हम संशोधन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वीटो नहीं लगाई जा सकती। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अमेरिका में जो उनकी संसद के पास वीटो पावर होती है, वहाँ के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, उससे ज़्यादा पावर हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? शक्तियाँ तो हमारे यहाँ पर किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री जी के पास होती हैं। और राष्ट्रपति और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में भारत का संविधान लिबरल भी है, फिर यहाँ का वीटो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? तो यहाँ पर आप बात को समझना चाहिए कि यहाँ पर एक संशोधन किया गया है जिसमें इनको 10 दिन के अंदर जो इनके द्वारा जो होल्ड किया जाता है, वीटो को होल्ड किया जाता है, 10 दिन के अंतर्गत इनको जवाब देना ही होता है, इनकी जवाबदेही होती है। लेकिन हमारे भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई भी समय सीमा नहीं होती, वह जितने दिन चाहें उसको होल्ड करके रख सकते हैं। यानी आप यहाँ से बात समझ सकते हैं कि ज़्यादा समय तक इसको होल्ड किया गया तो आगे चलकर नई सरकार आ जाएगी, और जैसे ही नई सरकार आएगी तो वहाँ पर उससे जो भी इनके द्वारा बिल पेश किया गया है उसको भी परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीटो पावर और भी अधिक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश क्या कहलाता है? जिस प्रकार की शक्ति पूरे पार्लियामेंट, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि हमारा निम्न सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से बिल पास कर लाया जाता है। इसी प्रकार के बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति स्वयं से शक्ति रखता है। इसी प्रकार का बिल वह कहीं भी पास ना कराकर स्वयं से भी ला सकता है, तो जिसको क्या कहते हैं? अध्यादेश। यह स्वयं संज्ञान लेकर यहाँ पर अपना एक बिल लेकर आ सकता है। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 के अंतर्गत 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति स्वयं से अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रोसेस सेम होती है, लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उसे पास कराया जाएगा, फिर से इसके साइन होंगे और उसे कानून बना दिया जाएगा। लेकिन जो जारी करने की शक्ति होती है, जो अध्यादेश लाने की शक्ति होती है, वह किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास होती है। अध्यादेश संसद के अवकाश के समय लाया जाता है। जब हम देख सकते हैं कि या तो वह सीधे तौर पर सलाह दे सकता है, किसी भी मेंबर से बोल सकता है कि आप इस प्रकार का बिल लाइए, लेकिन जब संसद अवकाश पर है, जब यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, तो ज़्यादातर इसी समय पर क्या लाए जाते हैं? अध्यादेश लाए जाते हैं, तथा यह 6 माह तक मान्य होता है जब तक कि संसद का अवकाश समाप्त नहीं होता। यानी इसका जब जो समाप्त हो जाता है और फिर से पार्लियामेंट बैठने लगती है, तो संसद का जो कार्यवाहियाँ आगे बढ़ती हैं, तो यह सब में पास किया जाता है और यहाँ से कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यदि संसद अवकाश पर है तो यहाँ पर यह जो कि अध्यादेश वह लाया जाएगा, इस पर कार्य होता रहेगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत पार्डन यानी फांसी की सजा भी इनके द्वारा माफ़ की जा सकती है। अब क्षमादान की शक्तियों को हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसे पार्डन कहा जाता है, किसी गलती को पूर्ण रूप से माफ़ कर देना, यानी यहाँ पर फांसी की सजा भी माफ़ की जा सकती है। यह बात पूर्णतः सत्य है। कम्युनिनेशन, इसमें हम समझते हैं कि मृत्यु दंड की सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना, उसे कठोर सज़ा देना। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे किसी को मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है तो उसको पूर्ण रूप से माफ़ तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी जो सज़ा है उसको आजीवन कारावास तथा कठोर दंड के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। रिमिशन को आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कठोर दंड के समय सीमा घटा दी जाएगी। यदि उसको 14 वर्ष का वो दिया गया है, यहाँ पर सज़ा दी गई है, तो उसको घटाकर वह 7 वर्ष भी कर सकते हैं या इससे भी कम कर सकते हैं, और कठोर दंड की सज़ा को नॉर्मल भी कर सकते हैं। रिस्पाइट के बारे में आपको एक बात याद रखनी चाहिए। यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कि किसी महिला को सजा दी जाती है, वह गर्भ से होती है, या किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है, वह किसी रोग से पीड़ित होता है, तो इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए उसकी सज़ा को परिवर्तित किया जा सकता है। रिप्राइव में आपको समझना चाहिए कि मृत्यु दंड की जो सज़ा है उसकी समय सीमा को बढ़ा देना।
यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही मृत्यु की डेट जो होती है वह 1 महीने बाद की है, तो यदि उनके जो परिवार होते हैं उनमें कोई इस प्रकार की स्थिति होती है कि उनको आगे जारी रखना है, या फिर रोजगार की समस्या है, या फिर उनके घर पर कोई शादी वगैरह है या कुछ भी है, तो इस प्रकार की बातें जब राष्ट्रपति जी के पास पहुंचती हैं तो इस प्रकार से इसकी जो सज़ा है, फांसी की सज़ा है, उसको बढ़ाया जा सकता है, अधिक समय के लिए किया जा सकता है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समाधान की शक्ति को समझा होगा कि 4 प्रकार की समाधान की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। तो इस प्रकार आपने सारी जो जानकारी है वह राष्ट्रपति जी के बारे में प्राप्त की, और इससे संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आप आराम से इनपुट कर पाएंगे। इसके अलावा आप स्टडी राइट से बने रहें, सारी पॉलिटी आपको कवर कराई जा रही है। इसके अलावा हमने जो कि हिस्ट्री है वह पूरी हिस्ट्री कवर करा के रखी है, आप इसका अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो इस प्रकार के ज्ञान से वर्जित हैं, जिनके पास इस प्रकार की जानकारी नहीं है, उन तक यह लेक्चर पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम सभी को एक तरीके से पढ़ा सकें। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार की मैं बात करता हूँ कि प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, वह फ्री शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई रिजर्वेशन दिया जाता है या कुछ भी दिया जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समाज में जो बातें चलती हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि कई वर्ग छूट जाते हैं, यहाँ पर न्याय नहीं हो पाता है। कई सामान्य वर्ग से भी ऐसे बच्चे निकल कर आते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और रिजर्वेशन के चलते वह पीछे रह जाते हैं। और पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से निकल कर भी जो बच्चे आते हैं वह भी इसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होती हैं। उनकी जो पहुंच होती है वह शहरों से दूर होती है। उनके पास जो भी सरकार के द्वारा कहें या हमारे जो समाज के द्वारा कहें, तो एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई है कि इंटरनेट की सुविधा सारे क्षेत्रों में मौजूद है। तो आप कहीं पर भी रहकर, कहीं किसी भी स्थिति में रहकर अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। तो इस प्रकार का अध्ययन आप कीजिए। यदि आपको मेरी भाषा समझ नहीं आती तो उसको आप कमेंट कीजिए, मेरी क्वेरीज है वह मैं आपको सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। और इसके अलावा क्या होता है कि यदि आपको टॉपिक मिल जाता है और मेरी बात जो समझ में नहीं आती, तो यूट्यूब पर लाखों लेक्चर हैं, आप बस टॉपिक को उठा लीजिए और उस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारियों को प्राप्त कर लीजिए। गूगल पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो भी टॉपिक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे ही संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक दिशा निर्देश मिलेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए एक आइडिया मिलेगा, एक जिस्ट मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ सकें। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।